सो टुडे वी आर स्टार्टिंग नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि चैप्टर 4 है, स्नेल्स न्यूरो एनाटमी का. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, क्या अरेंजमेंट है उनकी, और फिर हम उनका हर सेगमेंट पर डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है हर सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है, तो हम स्पाइनल कॉर्ड को हम सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं किस बेसिस पर, जो जिस सेगमेंट से स्पाइनल नर्व निकल रही होती है. ठीक है, हम उसको एक सेगमेंट कंसीडर करते हैं जो एक स्पाइनल नर्व को ओरिजिन दे रहा होता है. ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेन स्टेम. ठीक है, और इसकी जो एक्सटेंट है वो हमारे पूरे वर्टिब्रल कैनाल में होती है. ठीक है, लेकिन अब आपने 3 चीज़ों की एक्सटेंट जो है वो आपने याद रखनी है. ठीक है, वो 3 चीज़ें क्या हैं? आपको वर्टिब्रल कॉलम की एक्सटेंट पता होनी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंट पता होनी चाहिए, और नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो पता होनी चाहिए. तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो तो आपको पता है कि देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 12 थोरेसिक, 5 लंबर एंड सैक्रल, देन 5 सैक्रल वर्टिब्री जो फ्यूज़ होकर सैक्रम बोन बनाते हैं. ठीक है, और हमारे पास 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्री होती हैं जो फ्यूज़ होकर कॉक्सिक्स बना लेते हैं. ठीक है, तो ये तो वर्टिब्रल कॉलम होगी जो पूरी कॉक्सिक्स तक एक्सटेंड कर रही होती है, जो इधर नज़र भी आ रही है, यू कैन सी साइड में. उसके बाद आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स पर. जो स्पाइनल कॉर्ड है ऐसा नहीं है कि वो पूरी वर्टिब्रल कॉलम में फ्रॉम द C1 लेवल से लेकर कॉक्सिक्स के C4 लेवल तक एक्सटेंड कर रही हो. दिस इज़ नॉट एनाटॉमिकली ट्रू. क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है एट द लेवल ऑफ बिटवीन L1 एंड L2 की जो डिस्क है उसके लेवल तक स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाती है. उसके बाद जो है वो आपको स्पाइनल कॉर्ड नहीं मिलेगी. इफ़ यू डू आप लंबर स्पाइनल सेगमेंट लेना चाहते हैं तो यू वॉन्ट फाइंड एनी स्पाइनल सेगमेंट इन द सेगमेंट्स बिलो L1 और L2. ठीक है, अब उसकी रीज़न भी मैं आपको बता दूंगी अभी अपकमिंग स्लाइड्स में कि ऐसा क्यों होता है. बट यू हैव टू रिमेंबर कि स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंट L1 और L2 के इन बिटवीन होती है. आप रफली इसको L1 भी कह सकते हैं अगर MCQ में आपको इन बिटवीन की ऑप्शन नहीं होती. सेकेंडली आपने स्पाइनल नर्व्स याद रखनी है कि हमारे पास कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को हमने 33 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्री. 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, टोटल करेंगे ना इन सब कॉक्सिक्स तक तो आपके पास 33 वर्टिब्री बनेंगे. ठीक है, जबकि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेगमेंट्स होते हैं दे आर डिफरेंट, वो 31 सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है, ऑल्दो स्पाइनल कॉर्ड L1 पे ख़त्म हो जाती है बट देयर आर 31 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, अब उनमें क्या अरेंजमेंट होती है अब वो इधर लिखी हुई है. द स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट्स. ठीक है, जिसमें से 8 सर्वाइकल होते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. ये आपको MCQ में आ सकता है एंड स्टूडेंट्स कन्फ्यूज. जो वर्टिब्री है देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री बट देयर आर 8 सर्वाइकल सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, उसके बाद हमारे पास 12 थोरेसिक सेगमेंट्स होंगे, 5 लंबर होंगे, 5 सैक्रल होंगे और 1 कॉक्सीजियल सेगमेंट होगा. इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के 31 सेगमेंट्स आएंगे. इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड के जो है वो 31 सेगमेंट्स हैं. ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि स्पाइनल कॉर्ड तो L2 L1 पे ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वाले सेगमेंट्स हम हमारे पास कहाँ से आते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो नीचे जा ही नहीं रही. तो वो स्पाइनल कॉर्ड का जो सेगमेंट T12 और L1 के दरमियान वाला जो सेगमेंट है, जो ये वाले सेगमेंट्स हैं, यही हमारे पास जो है वो सैक्रल और कॉक्सीजियल स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं. ठीक है, जो कि इसी एरिया से निकलती हैं और स्पाइनल नर्व्स नीचे आती हैं और अपने रिस्पेक्टिव लाइक वो अगर C6 की CS6 की स्पाइनल नर्व थी निकली, वो T12 और L1 के लेवल पर है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ने वहाँ ख़त्म हो जाना है, उसने नीचे आना नहीं है. बट वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर वो अपने रिस्पेक्टिव फोरामिना से बाहर निकलेगी, तब हम उसको S6 की स्पाइनल नर्व कहेंगे जब वो S6 वर्टिब्री के फोरामिन से बाहर निकलेगी. ठीक है, सो दैट्स वाई वी कॉल देम S6 और ये वाली स्पाइनल नर्व्स के वो अपने रिस्पेक्टिव इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से बाहर निकलती हैं. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट. सेकेंडली उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो क्या है कि C7 तक जो C1 वाली स्पाइनल नर्व होती है ना, वो कहाँ से अब देखिए आपने एक बात याद रखनी है. C7 तक आप ये बात याद रख लें कि जितनी भी C7 तक स्पाइनल नर्व्स है ना वो अपने रिस्पेक्टिव वर्टिब्री के ऊपर से निकलेंगी. यानी C1 का जो वर्टिब्री होगा उसकी स्पाइनल नर्व C1 वाले वर्टिब्री के ऊपर से निकलेगी. ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीपिटल बोन होती है. तो यानी वो ऑक्सीपिटल बोन और स्कल के और C1 वर्टिब्री के दरमियान से निकलेगी. C2 वाली C2 वर्टिब्री के ऊपर से निकलेगी. ठीक है, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो ऊपर स्कल है सबसे ऊपर वाला जो C1 वाली है वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री के ऊपर से निकल रही है, C2 वाली सेकंड के ऊपर से निकल रही है, 3 वाली थर्ड के ऊपर से, 4 वाली 4 के ऊपर से, 5 वाली 5 के ऊपर से, 6 वाली 6 के ऊपर से, 7 वाली 7 के ऊपर से. बट एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर कि वर्टिब्री C7 तक होते हैं बट स्पाइनल नर्व्स 8 होती हैं. तो अब जो 8th स्पाइनल नर्व है C8 वो T1 के ऊपर से निकलेगी. ठीक है, जब वो T1 के ऊपर से निकलेगी तो T1 वाली कहाँ से निकलेगी, T1 वाली वर्टिब्री के नीचे से, क्योंकि T1 वाली वर्टिब्री
के ऊपर से तो C8 निकल गई है, तो T1 वाली वर्टिब्री के नीचे से हमारे पास जो है वो T1 स्पाइनल नर्व निकलेगी, ठीक है। तो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट MCQ कि C7 तक जो है वो नर्व्स सुपीरियर टू रिस्पेक्टिव पेडिकल निकल रही होती हैं, बट C8 के आगे से जो है वो इन्फीरियर हो जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि C7 वर्टिब्रीज होते हैं टोटल और स्पाइनल सेगमेंट C8 होते हैं, C8 तक स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं। तो वो जो 8 वाली होती है ना, वो C7 के नीचे से और T1 के ऊपर आ जाती है। जब T1 के ऊपर तो वो आ गई, अब T1 वाली तो एक ही जगह से तो नहीं निकल सकती, तो T1 वाली फिर T1 वर्टिब्री के नीचे से निकलती है, तो आगे वाली फिर सारी एक स्टेप वो है जो वो अपने वर्टिब्री के नीचे शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं, हाँ ये हमने बात की कि L1 L2 के लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है? इनिशियली जैसे यहाँ पर लिखा है 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ हमारे पास इक्वल लेंथ होती है वर्टिब्रल कॉलम की और स्पाइनल कॉर्ड की, और स्पाइनल कॉर्ड कॉक्सिक्स तक जो है वो एक्सटेंड कर रही होती है। ये आपको नज़र आ रही है, बीच में जो ऑरेंज है ये पूरा एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे वर्टिब्रल कॉलम डेवलप करती है वो इलोंगेट होती जाती है, बट स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो उतनी इलोंगेट नहीं होती, इनकी रेशो डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड ऊपर रह जाती है जैसे कि सेकंड डायग्राम है, और वर्टिब्रल कॉलम नीचे तक चली जाती है। बर्थ पर L3 तक एक्सटेंड कर रही होती है स्पाइनल कॉर्ड, बट अडल्ट लाइफ में यू कैन सी के T12 है, उसके बाद L1 है, और L1 और L2 के L1 के ऑलमोस्ट लोअर बॉर्डर तक स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंशन है। तो इसकी रीज़न क्या है कि जब वर्टिब्रल कॉलम की डेवलपमेंट होती है तो उसकी डेवलपमेंट स्पाइनल कॉर्ड की निस्बत ज़्यादा होती है, वो इलोंगेट हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर रह जाती है, दैट्स वाई उसकी जो है वो एक्सटेंशन छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। अब आपको पता चल गया स्पाइनल नर्व्स कैसे निकल रही हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि T6 जो हमारे पास वर्टिब्रा है, T6 वर्टिब्रल कॉलम का जो T6 थोरेसिक वर्टिब्रा है, उसके हाँ नीचे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये आप कैसे पता लगा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट कॉरिस्पॉन्डिंग। आपके पास T6 के नीचे T6 स्पाइनल सेगमेंट नहीं पड़ा होगा, आपके पास T12 के नीचे T12 स्पाइनल सेगमेंट नहीं पड़ा होगा, बिकॉज आपको पता है S6 वाला सेगमेंट होगा, वहाँ सैक्रल होंगे, क्योंकि सैक्रल वाली उन्हें लोअर पार्ट से निकलना है स्पाइनल कॉर्ड की। तो यू हैव टू कैलकुलेट, आपको पेपर में MCQ आ सकता है इसका, ठीक है, कि आप बताएं कि कौन से वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रल सेगमेंट के नीचे कौन सा स्पाइनल सेगमेंट पड़ा है। तो दिस इज़ द स्टार टू कैलकुलेट दोज। अगर आपसे पूछा जाता है C1 से C4 के दरमियान, लाइक C3 का पूछ लेते हैं कि उसके नीचे कौन सा स्पाइनल सेगमेंट पड़ा है, तो आपके पास C3 आ गया, आपने उसमें 0 ऐड करना है और आपको स्पाइनल सेगमेंट मिल जाएगा। लाइक 0 ऐड करेंगे C3 में तो C3 ही बचेगा ना, इसका मतलब C3 के नीचे C3 वाला ही स्पाइनल सेगमेंट प्रेजेंट है। उसके बाद C5 से C7 का पूछते हैं तो इसका रूल डिफरेंट है। C6 का पूछते हैं तो क्या रूल हो जाएगा, आपने उसमें एक ऐड कर देना है, लाइक C6 के नीचे आपके पास C7 वाला सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट होगा, ठीक है। और T1 से T6 में आपने 2 ऐड करने हैं, लाइक आपसे T4 का पूछ लेते हैं तो आप कहेंगे उसके नीचे स्पाइनल सेगमेंट कौन सा होगा, T6, उसमें 2 ऐड कर देने हैं। अगर आपसे पूछा जाए लोअर थोरेसिक T7 से T9 T7 का पूछ लेते हैं तो आपने उसमें 3 ऐड कर देने हैं, तो आपके पास T7 8 9 एंड 10, तो 10 आपके पास 10th सेगमेंट होगा स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी T10 T11 T12 और L1, इनको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है कि T10 पर L1 और L2 सेगमेंट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, T11 पर L3 L4 होते हैं, T12 पर L5 S1 होते हैं, और L1 पर S2 से लेके कॉक्सिक्स तक सारे जो कॉक्सिक्स का एक ही सेगमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये टेबल आपने इसको देख लेना, ये MCQ में आ सकता है। देन हमारे पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। इफ़ यू कैन सी दिस डायग्राम, तो आपको इसमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। इसके साइड्स पर ये आपको स्पाइनल नर्व्स नज़र आ रही हैं निकलती हुई, ठीक है। अभी हम इसको आगे डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर हमारे पास 2 रूट्स होती हैं। देयर इज़ अ वेंट्रल रूट जो कि स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो रही होती है, एंड देयर इज़ अ डॉर्सल रूट, ठीक है। ये दोनों रूट्स मिलकर हमारे पास स्पाइनल नर्व्स बनाती हैं। ये हम डिटेल से इस डायग्राम से डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ आवर स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है हमारे पास ये, ठीक है। अब इस सेक्शन में क्या शो हो रहा है कि ये सेंटर में ग्रे मैटर है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो ये साइड में वाइट मैटर है। अब ये डॉर्सल साइड है और ये हमारे पास वेंट्रल साइड है। डॉर्सल साइड पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो रही होती है डॉर्सल रूट, ठीक है, या निकल रही होती है इन अ सेंस कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, बट फाइबर्स इसके अंदर चूँकि सेंसरी होते हैं तो सेंसरी फाइबर्स टूवर्ड स्पाइनल कॉर्ड आ रहे होते हैं, तो हम चले निकल रही होती का टर्म यूज़ कर लेते हैं। तो इस पर स्पाइनल कॉर्ड से एक डॉर्सल रूट निकल रही होती है और एक वेंट्रल रूट निकल रही होती है। जो डॉर्सल रूट होती है उसके अंदर हमारे पास सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व फाइबर होते हैं, और वेंट्रल रूट के अंदर मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये सेंसरी और मोटर जब मिलते हैं तो ये हमारे पास बनाते हैं स्पाइनल नर्व,
ठीक है, यानी कि एक स्पाइनल नर्व जो होती है, चूँकि ये मिक्स नर्व होती है, इसके अंदर सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, इसके अंदर मोटर फाइबर्स भी होते हैं। बीच में ये क्या है कि जो सेंसरी रूट होती है ना, डॉर्सल रूट, सेंसरी रूट या पोस्टीरियर रूट, जो सेंसरी की फाइबर्स होते हैं ये सूडोपोलर या यूनिपोलर फाइबर्स होते हैं। लाइक ये इनकी सेल बॉडी है ना, तो एक इनसे प्रोसेस निकल रही होगी विच इज डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेसेस, एक सेंट्रल होगी और एक पेरिफेरल होगी। जो पेरिफेरल प्रोसेस है वो रिसेप्टर की तरफ जा रही होगी, ठीक है, जहाँ से ये सिग्नल लेकर आ रही है, और जो ये सेंट्रल है ये वाली इसकी बात हो रही है, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के अंदर पोस्टीरियर वाले हॉर्न में एंटर हुई होगी। अभी हम ये पढ़ते हैं इसके हॉर्न्स भी, ठीक है। और ये जो इसकी सेल बॉडी है ये इस डॉर्सल रूट के अंदर एक गैंग्लिया बनाती है जिसे हम डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं। सारी सेंसरी नर्व्स जो डॉर्सल रूट में प्रेजेंट होती हैं उन सबकी सेल बॉडीज़ इधर एक्यूमुलेट होती हैं, जो कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन बना रही होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों रूट से स्पाइनल नर्व बनती है। रूट आपने कहना रूट फर्स्ट पे आती है ना, रूट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट, तो आपने याद रखना है इस तरह से रूट पहले होती है, फिर स्पाइनल नर्व बनती है, और फिर वो स्पाइनल नर्व डिवाइड होती है इंटू डॉर्सल एंड वेंट्रल रेमस। डॉर्सल रेमस बैक साइड ऑफ बॉडी को सप्लाई करता है और वेंट्रल रेमस एंटीरियर साइड ऑफ बॉडी और लिम्स को सप्लाई करता है, ठीक है। तो और ये जो दोनों रेमाई होते हैं ये मिक्सड होते हैं, इसमें सेंसरी भी होते हैं, इसमें मोटर भी होते हैं, बट रूट में सेंसरी वाली में सिर्फ सेंसरी फाइबर्स होंगे और मोटर वाले में मोटर होंगे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये हमारे पास होगी फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व। वन मोर थिंग कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो स्पाइनल नर्व बन रही है आपको नजर आ रहा है, इधर लिखा हुआ है डोर्सल एंड वेंट्रल रूटलेट्स ऑफ स्पाइनल नर्व। जो रूट मैंने आपको बताई है ना, ये सिंगल रूट नहीं होती, कई सारी छोटी छोटी ब्रांचेस आ रही होती हैं जो मिलकर फिर रूट बनाती हैं, तो उनको हम कहते हैं रूटलेट्स। वो मिलकर डॉर्सल रूट बनाएंगी, फिर डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिलकर क्या बनाएंगी, स्पाइनल नर्व बना देंगी, ठीक है। और वो स्पाइनल नर्व अपने रिस्पेक्टिव फोरामिना से एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द डायग्राम शोइंग द सेम थिंग। अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ें तो यू कैन सी देयर इज़ अ वाइट मैटर एंड देयर इज़ अ ग्रे मैटर। वाइट मैटर क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। ग्रे मैटर क्या होता है, जहाँ पर सेल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। जो CNS के अंदर जहाँ सेल बॉडीज़ होती है ना उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं जो कि क्लस्टर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं। अगर एक फंक्शन है लाइक मोटर न्यूक्लियस है हमारे पास, मोटर ग्रे मैटर में सेंसरी पार्ट भी है, मोटर पार्ट भी है, ऑटोनॉमिक पार्ट भी है, तो उसके न्यूक्लियस डिफरेंट होंगे, ठीक है। मोटर न्यूक्लियस और होगा, सेंसरी न्यूक्लियस और होगा, ऑटोनॉमिक और होगा, तो ये इस तरह से न्यूक्लियाई की डिवीजन होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आउटसाइड इज़ द वाइट मैटर एंड इनसाइड इज़ द ग्रे मैटर, एंड ग्रे मैटर यहाँ पर बटरफ्लाई शेप्ड और एज शेप्ड होता है जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो इसके 3 पार्ट्स होते हैं ग्रे मैटर के, देयर इज़ अ पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है, 3 इसके हॉर्न्स होते हैं। कौन कौन से हॉर्न्स होते हैं, देयर इज़ अ पोस्टीरियर हॉर्न जो ये बैक साइड पे, ये पोस्टीरियर साइड है और ये एंटीरियर साइड है। ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ठीक है, ये वाला मोटे वाला एंटीरियर हॉर्न है, और पोस्टीरियर हॉर्न इज सेंसरी बिकॉज वहाँ पर सेंसरी फाइबर्स एंड कर रहे होते हैं, और इंटीरियर वाला मोटर होता है, वहाँ से मोटर फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास इधर लैटरली भी होता है थोड़ा थोड़ा, और वो सिर्फ प्रेजेंट क्योंकि वो ऑटोनॉमिक होता है, ठीक है, लैटरल हॉर्न, तो वो सिर्फ हमारे पास वहाँ उन सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है जहाँ हमारे पास ऑटोनॉमिक आउटफ्लो होता है, जैसे थोरैको नंबर में सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वहाँ प्रेजेंट होगा, और सेक्रल में हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक होता है वहाँ होगा, ठीक है, सर्वाइकल में नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की जनरल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। देन वी हैव 3 मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, वो क्या हैं, इफ़ दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड L1 पर ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास इफ़ दिस इज़ द वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज़ कॉक्सिक्स एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो गई है, तो अब जो स्पाइनल कॉर्ड से यहीं से नर्व निकल कर नीचे आकर एग्जिट हो रही हैं जिन्हें हम सेक्युलर और कॉक्सीजियल नर्व्स कहेंगे, वो यहाँ पर एक नर्व का कलेक्शन बना देती हैं, ठीक है। ये कलेक्शन आपको इधर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड का लोअर पार्ट है वो यहाँ है, और ये क्लस्टर ऑफ नर्व्स इन्हें हम कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना। क्या कहते हैं, कॉर्डा इक्वाइना, ठीक है। ये हमारे पास एक टर्म होगी। सेकंड टर्म है कोनस मेडुलैरिस। कोनस मेडुलैरिस हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एंड ये है ना, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड का एंड है तो हम एंड टेपर्ड पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को हम कोनस मेडुलैरिस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं। उसके बाद एक और टर्म आती है फाइलम टर्मिनेल। एज यू नो कि CNS पूरा कवर्ड है मेनिंजिस से, ठीक है, और बोनी कवरिंग से। जो मेनिंजिस के लेयर्स हैं हमारे पास, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, स्कल में तो आपने पढ़ लिया, मैंने बता दिया आपको मेनिंजिस वाले लेक्चर में कि इस तरह से होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हमारे पास ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर है ना, वो यहाँ तक एक्सटेंड नहीं होती। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ ख़त्म हो जाती है, बट ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर वो बिल्कुल कॉक्सिक्स के लेवल तक जाकर एक्सटेंड कर रही होती हैं, ठीक है। जबकि जो पाया मैटर है ना, पाया मैटर की एक्सटेंशन किस तरह से होती है कि पाया मैटर लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कोनस मेडुलैरिस पर उसकी एक टिप अटैच होती है और एक उसकी साइड अटैच होती है टिप ऑफ कॉक्सिक्स पर, ठीक है। और ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है सेंटर में स्ट्रैप लाइक, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइलम टर्मिनेल, ठीक है। ये 3 टर्म्स MCQ में आ सकती हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं पढ़ूँ साइड पर क्या लिखा हुआ है,
तो ये क्या है कि द कोनस मेड्यूलरिस इज द कोन शेप टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. डिस्टल टू द कोनस मेड्यूलरिस इज द कलेक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व रूट्स जिन्हें हम कॉर्डा इक्वाइना कहते हैं, दैट इमर्जेस फ्रॉम द लंबोसेक्टरल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन बिलो द L1 vertebrae and descends toward the coccyx. Chorda equina is translated from the Latin into horse tail and was so named due to its resemblance to the tail of a horse. Okay, then spinal cord is an elongated neural structure, cylindrical होता है और from the level of foramen magnum to the lower border of L1 or disc between L1 and L2. This means it can be cut at various levels. हर लेवल पर सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, हर लेवल पर आपको स्पाइनल कॉर्ड की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, डिफरेंट ग्रे मैटर की शेप मिलेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट, न्यूक्लियाई डिफरेंट होंगे, क्योंकि हर लेवल पर उसका फंक्शन डिफरेंट है. कहीं पर उसने अपर लिम्ब को सप्लाई करना है, कहीं पर विजरास को सप्लाई करना है, कहीं पर डिफरेंट रिफ्लेक्सेस करनी है, कहीं पर लोअर लिम्ब को सप्लाई करना है. तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी हम पढ़ेंगे. बट ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इट इज रिकमेंडेड टू फेमराइज योरसेल्फ विद जस्ट कॉमन फीचर्स. अच्छा, फिर हम अभी ये फीचर्स पढ़ेंगे भी. उसके बाद अब जब हम लंबर कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करते हैं ना, तो आपको स्पाइनल कॉर्ड की जो डायमीटर है ना वो ओवरऑल यूनिफॉर्म नहीं मिलता. किसी किसी जगह पर डायमीटर ज़्यादा है, किसी किसी जगह पर कम है. तो दो इनलार्जमेंट्स पाई जाती हैं हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. देयर इज़ अ सर्वाइकल इनलार्जमेंट एंड देयर इज़ अ लंबर इनलार्जमेंट. ठीक है, तो सर्वाइकल इनलार्जमेंट इज़ फॉर सर्वाइकल एंड ब्रेकियल प्लेक्सस एंड लंबर इज़ फॉर लंबर हमारे पास होती है लंबर और सैक्रल प्लेक्सस के लिए, जो कि लोअर लिम्स को इनोवेट करा होता है और सर्वाइकल इनलार्जमेंट अपर लिम्स को इनोवेट करी होती है. ठीक होगी बात. ये इनकी एक्सटेंट लिखी है, यू कैन रीड इट. उसके बाद ये हमने सेक्शंस पढ़ लिए हैं. ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर हमारे पास स्कल में इसका ऑपोजिट होता है. ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है और वाइट मैटर अंदर होता है. उसके बाद अब देखें, ये मैंने वो बात करी थी कि डिफरेंस कैसे आता है. देखें, अब ये सर्वाइकल ये दोनों पहली दोनों सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, ये भी आपस में डिफर कर रहे हैं. फिर थोरेसिक वाला भी डिफरेंट है, लंबर वाला डिफरेंट है, सैक्रल सेगमेंट भी डिफरेंट है. तो दे हैव डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल पिक्चर. तो वो भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. दिस इज़ द सेम थिंग. अच्छा, जैसे हमने डिवाइड किया था ना ग्रे मैटर को पोस्टीरियर हॉर्न में, इंटीरियर हॉर्न में, लैटरल हॉर्न में, इसी तरह हम वाइट कॉलम की भी जो है वो डिमार्केशन करते हैं इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. वो कैसे कि जो पोस्टीरियर हॉर्न, ये जो पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर है, इसके पीछे पीछे वाला जो पोर्शन है ना, ये डॉर्सल कॉलम ऑफ डॉर्सल वाइट कॉलम है. ठीक है, डॉर्सल वाइट कॉलम है क्योंकि डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है. जो एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न के दरमियान वाला पोर्शन है ये लैटरल वाइट कॉलम है. ठीक है, बिकॉज ये लैटरली प्रेजेंट है. और जो दोनों एंटीरियर कॉलम्स के दरमियान में हमारे पास प्रेजेंट है, दिस इज़ द एंटीरियर वाइट कॉलम. यहाँ पर डिफरेंट ट्रैक्ट्स रन करते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सॉन्स होंगे ना, यहाँ न्यूक्लियस नहीं पड़ेंगे आपको, सेल बॉडीज़ नहीं मिलेंगी. यहाँ पर आपको ट्रैक्ट्स मिलेंगे जो कि एक्सॉन्स होंगे, नर्व फाइबर्स होंगे जो असेंड या डिसेंड कर रहे होंगे. इसके अलावा अगर स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा है और ये सल्कस फिशर नज़र आ रहा है. इसको हम कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर एंड दिस इज पोस्टीरियर मीडियन फिशर. सल्कस थोड़ा शैलो होता है, फिशर डीप होता है. दैट्स वाई इनको सल्कस और फिशर कहा गया. ब्रेन में भी ये आप टर्म्स पढ़ेंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कॉमेंट्स. थैंक यू. हाफिज़.